खबर में खुश आमदेद। आज मेरे साथ हैं हमारे मेहमान जनाब इमरान याकूब साहब, मारूफ तजिया निगार और एंकर। बड़ी साहब कल से हमें ज्वाइन करेंगे। कुछ खबरें, नून लीग किस तरह का इंसाफ चाहती है? जो जावेद लतीफ़ साहब बड़े वोकल क्रिटिक रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंसाफ शायद मुस्लिम लीग नून को नहीं मिल रहा, तो इससे क्या उनकी मुराद है, ये हम अपने माहिरीन से पूछेंगे। जरदारी साहब मुतहरक हो चुके हैं और चूँकि आजकल बहुत सारे इलेक्टेबल्स जो हैं वो मैदान में मौजूद हैं, तो क्या वो कोई अगला जो सेटअप है वो उसके लिए कोई सफ़बंदी नहीं हो रही है, क्योंकि जरदारी साहब इस खेल के तो बहुत माहिर हैं। उसके बाद क्या IMF के बाद गवर्नमेंट के पास कोई प्लान बी भी है, क्योंकि अब ये सीरियसली आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं और ज़ाहिर है कि IMF से निजात ही शायद हमारी। और इस हवाले से हमारे साथ एक अहम मेहमान डॉक्टर तैमूर रहमान भी होंगे, जो गहरी निगाह रखते हैं मईशत पर भी और आलमी जो एक निज़ाम है मईशत का, उस पर भी उनसे हम राय लेंगे। उसके बाद एक और अच्छी खबर ये है कि हमने यही प्रोग्राम किया था कि बहुत से जो कार डीलर थे उन्होंने हुकूमत से बहुत अरसा पहले मुतालबा कर रखा था कि जो दुबई से गाड़ियाँ अरबों डॉलर की जो है पाकिस्तानी जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं और दुबई में उनकी रिफर्बिश किया जाता है या उनको, तो वो क्यों ना कराची में जो है उनको करके तो अरबों डॉलर कमाए जा सकते हैं। ये क्या अच्छी खबर है। इस हवाले से मियां शुएब जो सदर हैं कार डीलर एसोसिएशन के, उनसे पूछेंगे कि ये कब तक मटीरियलाइज होगा, बिकॉज वी डायरली नीड डॉलर्स। इमरान याकूब साहब, ये क्या वजह है कि नून लीग शाकी है कि जी हमें इंसाफ सही नहीं मिल रहा, और शायद अगले चीफ जस्टिस साहब हमें ये भी कहा है उन्होंने, मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि वो हमें जो है इंसाफ देंगे, तो आप यह समझते हैं कि इंसाफ कोई इसमें कोई है इस तरह का इम्तियाज़ या ये हमारा ख्याल ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा ख्याल हो या ना हो काजी साहब, इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता उनको कि उनका क्या ख्याल है। देखिए, आम तौर पे ये होता है कि हमारे यहाँ बड़ा एक फिनोमिना है। आप देखें आम ज़िंदगी में भी अगर इधर उधर कि अगर आपने किसी बंदे को मुतनाज़ बनाना हो तो फिर आप ये करते हैं कि उसे अपना मुखालिफ शो कर देते हैं, किसी की बात ना माननी हो या आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये बंदा जो फ़ैसला करेगा चाहे वो मेरिट पे ही करे, वो मेरे ख़िलाफ़ होगा, तो आप ये इस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं कि ये बाइस्ड है, ये मेरे ख़िलाफ़ है, ये इसलिए इसने फ़ैसला ही मेरे ख़िलाफ़ करना। तो मेरा ख्याल है नून लीग जो है वो, अगर आप देखें कुछ महीनों से ये पॉलिसी अपनाए हुए है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और ख़ास तौर पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हों या जस्टिस मुनीब साहब हों या जस्टिस राजुल हसन साहब हों, ये जो 3 जजों को तो वो बाकायदा नाम लेके कोर्ट करके कहते हैं कि ये जो हैं इनसे हमें कोई खैर की तवक्को नहीं है। तो इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं कि उन्हें ये हो कि वो कल को इस बात पे अपने एक बयानिया बना सकें कि देखें जनाब, हम तो पहले ही कहते थे कि वो हमारे मुखालिफ हैं, उन्होंने मेरिट पे ये फैसला नहीं किया, उन्होंने हमें वो पंजाबी जी ने तुन्नल लिया फैसला किया। लेकिन एक हमारे यहाँ रवायत रही है इमरान याकूब साहब के, वैसे भी ये कानूनी तौर पर इजाज़त है कि जब एक फ़ैसला हो जाए तो इट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक डिबेट, आप उसकी तनकीद कर सकते हैं उस पर, मगर जज साहिबान की शख्सियात को जो है उनको ज़ेर बहस लाना एक गैर कानूनी काम है। तो आप ये समझते हैं कुछ रेड लाइंस जो हैं वो हम क्रॉस कर रहे हैं या कर जाते हैं? तो आप यकीनन ये कह सकते हैं बहुत से ऐसे फैसले हैं जो मुतनाज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला था, वो उस हवाले से बात हो सकती है। और इसके अलावा हुदैबिया वाला जो केस था उस पर भी कोई बात, उस पर तो खैर रोक दिया गया था, तो शायद उस पर बात हो सकती है, नहीं कोई लीगल एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। लेकिन बाई एंड लार्ज जो फैसले होते हैं वो मैटर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस होते हैं। आप कहेंगे ठीक है, मैं कहूँगा गलत है, मैं कहता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला गलत हुआ था, मगर ज़ाहिर है कि उन जजेस के कंडक्ट को हम ज़ेर बहस नहीं लाते। तो ये क्या ख्याल है काजी साहब, क्या मौलवी तमीज़ुद्दीन के कंडक्ट को ज़ेर बहस नहीं लाया जाता? क्या जस्टिस नसीम संझा के कंडक्ट को ज़ेर बहस नहीं लाया जाता? नहीं, कंडक्ट मैं ये नहीं, मैं शायद सही कह नहीं सका, यानी फैसले पे आप कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे, लेकिन जो जजेस की जो सिटिंग जजेस हैं उनकी ज़ात को आप उनके टेन्योर में जो है उस पर मेलाइन नहीं कर सकते। साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आपका सवाल 100% दुरुस्त है कि जजेस का ओहदा जो है, किसी भी जज का ओहदा इस बात का मुतकाजी है कि उसकी इज्जत का, उसके भरम का, उसके ओहदे का ख्याल किया जाए। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि खुद जज साहबान को भी कोई इस तरह का कंडक्ट करना चाहिए, खुद को इतना मुतनाज़ नहीं करना चाहिए, खुद को उस सतह पे नहीं लाना चाहिए कि लोग उन पे उंगलियां उठाएं?
मैं बिल्कुल आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ और मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे पार्लियामेंटेरियन का एक मिसाली किरदार रहा है तो उसके मुताबिक जजेस को भी नहीं, पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनका मुकाबला जजेस से आप नहीं कर सकते। आप अगर मैं मुकाबला नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जो मिसाली किरदार रहा है, मैं अर्ज करता हूँ ना, मिसाली किरदार तो आपने नहीं ना रहने दिया। आपने इसलिए नहीं रहने दिया कि जब आप पार्लियामेंटेरियंस को खुद अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, खुद उनको बनाएंगे, खुद उनको गिराएंगे, खुद सारी ये चीज़ें करेंगे, तो फिर आप ये समझें कि वो मिसाली आपसे क्या मुराद आपकी? भाई जो अरबाब इख्तियार हैं, आपसे मुराद आप जो इस किसी भी रियासत के जो सतून होते हैं वही ये सारा काम करते हैं। तो अदलिया जो है वो भी इसी मुआशरे का। अच्छा चले ये छोड़े, आप अंदर की खबर मुझे बताएं तो ये मैंने तो तारीफ ही की है कि जिस तरह के मिसाली किरदार हमारी रूलिंग एलीट का रहा है, जिसका भी वैसे ही हो जाना चाहिए। अच्छा ये फरमाएं कि नवाज शरीफ साहब क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और वो ज़ाहिर है क्योंकि उनके ये स्पोक्स पर्सन ही हैं, तमाम लोग जो हैं जो बोल रहे हैं, तो वो किस तरह का इंसाफ वो चाहते हैं कि ज़ाहिर है, और मेरे ख्याल में ये उनकी नाअहली वाला मामला ख़त्म ही होना चाहिए। मैं तो ज़ाती तौर पर मेरी राय है। ये आपकी ज़ाती तौर पर राय है तो बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि क्या पहले ये किसी आईनी माहिर से पूछें कि क्या कानून में पहले ताहयात नाअहली की गुंजाइश थी, ये बनाई क्यों गई, क्रिएट क्यों की गई? ये क्रिएट जब की गई तो उसमें भी ये जो आप मिसाली किरदार का जिक्र कर रहे थे ना पार्लियामेंटेरियंस का, वही मिसाली किरदार इसमें शामिल था, क्योंकि ये समझते थे कि ये नहीं बता रहे आप उधर फंस गए, आपने सुआ वहां फंसा लिया। मुझे आप ये बताएं कि मियां साहब किस तरह का इंसाफ चाहते हैं, जिस तरह जस्टिस के जुम वाला इंसाफ चाहते हैं? नहीं, गुजारिश में मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि ये जो आपने कहा नाअहली वाला तायात नाअहली, मैं जाती तौर पर कन्विंस्ड हूं कि ये नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ मियां साहब जो भी चाहते हैं, ये तो जावेद लतीफ़ साहब या उनके स्पोक्समैन यहाँ बताते हैं, हम तो जो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं या अपना उस पर तज़किया कर सकते हैं। मैं तो आप अंदर के आदमी, मैं खबर के आदमी है ना। खबर की बात मेरे नज़दीक तो ये है कि मियाँ साहब हो या पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान हो, वैसे तो दुनिया भर के सियासतदानों का यही वतीरा होता है। आप ट्रंप को देख लें, अमेरिका में क्या हो रहा है, जिसकी हम मिसालें देखें और तकलीद करना बड़ा अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते हैं। मामला ये है कि सियासतदान हमारे जो हैं किसी भी पार्टी के हों, वो चाहते हैं कि उनके लिए तो कोई कानून ना हो, उनके लिए सब आज़ादी हो, वो जो मर्ज़ी करते फिरें, दंदनाते फिरें, कानून अपनी गिरफ्त में ना ले, लेकिन दूसरों के लिए तमाम कवानीन मौजूद हों, दूसरे को ठोकना भी है, बजाना भी है, दूसरों को अंदर भी देना है। एक मुझे और बात बताएं, बड़ी आपने दिल लगती बात की है कि ये जो सियासतदान है जब ये एक दूसरे को निशाना बनाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि यार उनकी बारी भी आ जानी है, ये इकट्ठे क्यों नहीं होते? मेरा मतलब हमेशा एक पार्टी जो है वो फारग होती है, दूसरी आ जाती है। नहीं काजी साहब, इक़्तिदार का लस्ट, ये खिदमत के लिए सियासत नहीं ना करते। सियासत तो नबियों पैगंबरों का शेवा है। मामला ये है कि ये सियासत वो वाली करते हैं जो इक़्तिदार की लस्ट में करते हैं, ये इक़्तिदार के असूल के लिए करते हैं। आप माजी में देख लें, जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेके आज तक कोई मुझे ऐसा पार्टी सरबराह बता दें, कोई ऐसा वज़ीर आज़म बता दें या सदर रहा हो जो बता दें जिसने मुल्क की खिदमत के लिए ये ओहदा कबूल किया। यार ये खुद अंदर होते हैं, सजाएं काटते हैं, मगर ये बुनियादी तौर इकट्ठे क्यों नहीं होते? काजी साहब इसीलिए ना, इकट्ठे हो जाएं तो फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा, फिर इन्हें पता है मेरिट पे पता नहीं वारी आए या ना आए। अच्छा चलें, अब एक और बात, जो ये बहुत से लोग मिले हैं शाह महमूद कुरैशी साहब से भी, और जिस तरह मैंने बताया कि जरदारी साहब भी जो हैं वो यानी मुतहरक हो चुके हैं, और जनाब फवाद चौधरी साहब ने भी एक जो स्टेटमेंट दी है उससे भी कुछ इशारे हमें मिल रहे हैं। तो कोई नई सफ़बंदी बन रही है? नहीं तो इकट्ठे हो रहे हैं ना, ताड़ी ख्वाहिश पूरी कर आप कहते हैं सियासतदान इकट्ठे क्यों नहीं होते, तो ये इकट्ठे हो रहे हैं। ये आपने फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट अगर सुनी या देखी हो, वो कहते हैं 25 करोड़ आवाम को नवाज और जरदारी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। यानी कि वो ये समझते हैं कि अब इंसान इकट्ठा होना ही पैना है, हम मिल के तो आवाम के मसाइल हल करेंगे। वैसे तो आपको पता ही है कि माजी में भी उन्होंने कितने मसाइल हल किए हैं, लेकिन अब भी वो मसाइल ज़्यादा अच्छे तरीके से हल करना चाहते हैं, इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब, एक तो आप अहम प्लेयर हैं, बहुत बड़े टाइकून भी हैं और बड़े सेंसिबल आदमी उनको माना जाता है हमारे पाकिस्तान की सियासत में, तो आपको यूँ लगता है कि आने वाले दिनों में उनका किरदार भी कोई अहमियत इख्तियार कर सकता है? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि जहांगीर तरीन साहब एक मामला फ़हम आदमी हैं और वो सियासत के रमूज जो हैं वो भी समझते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि उनके पास वो वसाइल भी हैं जो एक कामयाब सियासतदान के पास होने चाहिए, लेकिन
जो असल बात है कि क्या अवाम उन्हें उस सतह पे देखते हैं या देखेंगे कि जो एक पार्टी लीडर का मुकाम होता है, असल तो क्या वो अवाम को साथ लेके चल पाएंगे? इलेक्टेबल्स वो इकट्ठे ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन क्या अवाम भी उनके साथ जाएंगे? असल सवाल अब इलेक्टेबल्स तो हम कहती हैं उनको है ना, जो जिनके बारे में हमारा ये ख्याल होता है कि यार ये तो सीट इनकी है, ये तो उनकी मोरिस की सीट है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि आप देखें माजी में भी जब 2018 के इलेक्शन के बाद भी जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ी काम आया था, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं लोकली करता रहा हूँ, अपने लिए भी कर दा। तो मामला ये है कि वो अगर हैं पार्टी बना रहे हैं, अलीम खान साहब की तरफ भी गए हैं, चौधरी सरवर साहब के साथ भी उनकी मीटिंग हुई है, इसी तरह से वो मिल रहे हैं सब मामला से। तो हो सकता है कि फिर जब भी माजी में को बहरान हुआ तो उसके बाद एक किंग्स पार्टी ने जन्म लिया, तो हो सकता है अब भी एक पार्टी सियासी ऐसी बन जाए कि जो वैक्यूम है इस वक्त, जो लोग ये समझते हैं कि शायद 2-3 पार्टियां जो थी माजी में वो तो डिलीवर नहीं कर सकी, तो एक नई पार्टी की ज़रूरत है। तो शायद ये पार्टी उस तरह से समझते हो कि हम बना लेंगे तो वो हम परफॉर्म इसमें वो क्या ऐसा मुख्तलिफ होगा, आप क्या समझते हैं? एक तो हमारा एक इकॉनमी पे हम बाद में बात करेंगे, हम एक मुश्किल इकनॉमिक सिचुएशन में हैं, और ये जो एक मुश्किल इकनॉमिक सिचुएशन है, ये जहाँ एक मुसीबत है वहाँ अपॉर्चुनिटी भी है। अगर हम इससे देखें ना, अभी हम बात इस पर मैं बाद में आऊँगा क्योंकि अभी सियासी बात कर रहे हैं कि अब क्या इसको भी मद्देनजर रखा जाए। 11-12 हज़ार अरब रुपए का टैक्स हम कलेक्ट कर सकते हैं, ये IMF वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें हैं। और आज गवर्नमेंट ने इंडिया भी दिया है कि वो टैक्स बेस को ब्रॉड करने के लिए कुछ इंसेंटिव भी शायद दें। क्या ये एक बहुत मुश्किल वक्त नहीं है जहाँ कोई ऐसे अहम फैसले माशी एतबार से किए जाएँ ताकि सियासत पहले मुस्तहकम हो तो मीशत भी मुस्तहकम हो? अच्छा काजी साहब, इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि मईशत मुस्तहकम हो तो फिर सियासत मुस्तहकम हो। आप मुझे बताएं कि आपके कितने फासले पे दिल्ली? हाँ जी, बस यहाँ से स्टोन्स थ्रो कह लें अंग्रेजी में, ऐसा ही है। तो वहाँ पे उन्होंने करके नहीं दिखाया, आपके सामने है ना, उन्होंने वहाँ क्या कुछ नहीं किया। यानी मुश्किलात वहाँ शायद इससे ज़्यादा थी। अब भी अगर वो कहते हैं वन मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस वहाँ नहीं है सर। 550-600 बिलियन डॉलर उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है सर। अब है ना, मैं कह रहा हूँ जब उस वक्त हालांकि गुर्बत की जिल्लत तो हमसे ज़्यादा है वहाँ पे देखें, गुर्बत आपसे कहीं ज़्यादा है। वहाँ पे बहुत चंद मखसूस लोग हैं जिनके पास पैसा है। फिर उसके बाद आपके पास उनकी निस्बत जो मुतवस्तित तबका है, मिडिल क्लास है, वो कहीं ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों के बावजूद आप अगर यहाँ पे वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तालीम का शोबा देख लें, हेल्थ का शोबा देख लें, आप 2-3 ये चीज़ें ठीक कर दें, लोग आपके गुण गाएंगे, लोग आपको कांधों पे। लेकिन मुझे एक बात की कभी इमरान याकूब साहब समझ नहीं आती कि ये जो हमारा सियासतदान तबका है, ये ज़राए पैदावार भी इन्हीं के हैं, इनकी फैक्ट्रियाँ हैं, इनके बैंक हैं, ये माशाल्लाह खाते पीते लोग हैं, किसी गरीब आदमी तो सियासत कर नहीं सकता। और सियासत भी इनके पास है, इनके पास पार्लिमान में भी ये इन्हीं लोग, ये ज़्यादातर यही लोग होते हैं। कोई मेरी तरह कोई मोची नाई तो नहीं पहुंच सकता वहाँ पे। तो ये मैशत भी इनके हाथ में है, सियासत इनके हाथ में, तो ये ठीक क्यों नहीं होती? सर बात ये है कि ठीक करना नहीं, क्योंकि यानी सियासी फैसले भी इन्होंने करने हैं। काजी साहब ठीक करना नहीं चाहते। अगर ठीक कर लें, फिर आपने जैसे ये फरमाया कि जी आपकी तरह या मेरी तरह या मोची नाई तो नहीं आ सकता, तो फिर वो अगर ठीक हो गया मामला तो फिर तो उनके लिए स्पेस बन जाएगी। यानी अपना इक़्तिदार वो आपके हाथों में दे दें तो उन्हें से आना कौन कहेगा? उन्होंने आपको महकूम ही रखना है, उन्होंने आपको इसी तरह से रखना है कि उनके मामला चलते रहें और आप रोटे। अच्छा, अब आपने कुछ थोड़ी खबरें देने से ना जरा कतरा रहे हैं, पता नहीं क्या खबरें। परवेज इलाही साहब भी क्या काफ लीग में दोबारा वापस जा रहे हैं? काजी साहब देखें, अभी चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में मामला ये है कि जब तक मुनस इलाही साहब को इशारा नहीं देंगे, चौधरी साहब कोई फैसला नहीं करेंगे। चौधरी साहब ने एक मीटिंग की है अपने 2-3 इंतहाई करीबी लोगों से, और हमारे वाकफान आल का ये कहना है कि चौधरी साहब ने उस मीटिंग में ऑनलाइन चौधरी मुनस इलाही से भी बात की है। और मुनस इलाही साहब जो हैं वो अभी इस मामले में उन्होंने यह कि थोला रखो, ज़रा आप होल्ड ऑन करें इन चीज़ों को, और उसके बाद थोड़ा सा जब फ़िज़ा बेहतर होगी, थोड़ी सी गर्द बैठ जाएगी, तो फिर उस वक्त फ़ैसला करेंगे। क्योंकि चौधरी शुजात साहब जो हैं उनकी फैमिली के साथ इस वक्त चौधरी मुनस इलाही के जो मामलात उनके बच्चों के साथ हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। लिहाजा इनकी सुलह अल्लाह करे हो जाए तो बेहतर है, लेकिन ज़रा खासी मुश्किल है। तो ये फिर कोई काफ लीग के अंदर से रुकावट समझ रहे हैं आप? है काफ लीग के अंदर से ज़्यादा रुकावट चौधरी मुनस इलाही साहब की तरफ से।
अच्छा, वो जो है वो अभी नहीं ऑन बोर्ड हुए, ये ऐसे सही फरमा रहे हैं। अच्छा, तो क्या आपको आने वाले दिनों में ये कोई ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिस तरह से प्लेयर मुतहरक हैं, जरदारी साहब मुतहरक हैं, जहांगीर तरीन साहब भी मुतहरक हैं, और बहुत से लोग हैं जो 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 डिफेक्ट कर गए हैं पार्टी, वो भी लोग मौजूद हैं, तो ये आपको लगता है कि कोई एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम देख सकते हैं, जो कि बड़ी डायरली हमें ज़रूरत है? काजी साहब, आपने अभी जो जिक्र किया ना जरदारी साहब का, भी तो एक चीज़ को देखें कि लाहौर इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बना हुआ है। जरदारी साहब भी लाहौर में हैं, जहांगीर तरीन साहब भी लाहौर में हैं, उसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी लाहौर में हैं, चौधरी सरवर चौधरी शुजात भी लाहौर में हैं। और मैं आपको एक और ख़बर दे दूँ, आप ख़बर का कह रहे हैं, खुद हमजा शहबाज जो हैं वो बहुत एक्टिव हुए हैं, और जो लोग इस वक्त मुख्तलिफ पार्टियाँ छोड़ के फिर रहे हैं, उनकी हमजा शहबाज के साथ उनकी बड़ी मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं। अच्छा, यानी ये तमाम लोग जो हैं उन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, इसीलिए कि अपनी पार्टी को मजबूत से मजबूत बनाया जाए। पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है। आसिफ अली जरदारी साहब ने इस वक्त भी, जब हम यहाँ बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के लोगों को बुलावला उसमें बुलाया हुआ है और उनसे मीटिंग कर रहे हैं। ये सब इस कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब पर नज़रें जो है लगा के बैठी हुई है कि वहाँ से लोगों को तोड़ा जाए। लेकिन जहांगीर तरीन जो हैं वो मखदूम अहमद महमूद को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। जहांगीर तरीन की वजह से उन्हें को काबिल ज़िक्र वहाँ पे कामयाबी मिल नहीं रही, क्योंकि जहांगीर तरीन जो हैं उनके बारे में जनूबी पंजाब के लोग जो है ज़्यादा बेहतर उन्हें ऑप्शन समझते हैं। इसलिए ये जो देखें, ये जो लोग मुतारक हुए हैं, ये जो इस वक्त हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर के हलकों की मैं आपको खबर दे दूँ, वो तो बड़े जो है वो एतमाद से और यकीन से कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जो है मुमकिन है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो। उम्मीदें बहुत लगा के बैठे हुए हैं। इन उम्मीदों में कोई जान है या ये सिर्फ ख्वाब है? काजी साहब, मुझे तो ये अभी ख्वाब लगता है। मुझे नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो अभी इलेक्शन हो तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अलबत्ता जरदारी साहब उनकी ट्रेनिंग ज़रूर कर रहे हैं, और जरदारी साहब का अपना भी जो टारगेट है वो अगले ये जो इस दफ़ा की असम्बली होगी उससे अगली असम्बली में वो उन्हें वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। और जरदारी साहब अपने इंतहाई करीबी लोगों से ये बातें कई दफ़ा कर भी चुके हैं। जरदारी साहब ये समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को एक मैच्योर वज़ीर आज़म के तौर पर परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि वो भी 5 साल मज़ीद थोड़ी उनकी लर्निंग हो और फिर वो इस मनसब को संभालें। अच्छा, ये एक और भी बात है कि इस वक्त अगर हम खुद मुस्लिम लीग नून के जितने स्टाल वार्ड्स हैं वो कह चुके हैं जी कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत जो है वो दौर पे लगा दी है, और हमारा वोट बैंक जो है वो बुरी तरीके से वो डैमेज हुआ है, उनके मुताबिक वो ये कह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सारा जो हला बलू है जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, इसमें से जो निकलेगा वो फिर पीपल्स पार्टी या ये जो नए लोग हैं ये सारे बेनिफिट कर जाएंगे? देखिए काजी साहब, मेरे ख्याल में अभी ये कहना बड़ा कबल अज़ वक्त है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए, ये चाहे आप इसको एक फ़र्ज़ करें और सच मान लें कि वाकई ऐसे है कि मुस्लिम लीग नून ने, वो खुद कहते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कई दफ़ा कही है कि उन्होंने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी। अब मामला ये है कि या तो फिर रियासत इस तरह से बच जाए और इतना परफॉर्म वो कर जाएं कि जिससे लगे कि वाकई उनकी कुर्बानी कोई काम कर गई है। अभी तो उनकी सियासत भी बच जाएगी। मैं यही कह रहा हूँ ना, अभी तो ऐसा लग रहा है कि ना उनकी सियासत बची है और ना वो उस तरह से रियासत के मसले हल कर चुके हल कर सके। तो लिहाजा अभी तक तो रियासत और उनकी सियासत दोनों ही बीच बवर में ही हैं। नहीं, ये मुझे बताएं कि अच्छा, ये अगर इलेक्शन का जो अगर ये लग रहा है, जो अगर माहौल बनता है, तो जो मुस्लिम लीग नून के टिकटों का फैसला तो फिर नवाज शरीफ करेंगे, हमजा शहबाज का तो उसमें इतना रोल नहीं होगा, या शहबाज शरीफ साहब का? देखिए, मुस्लिम लीग नून, पहली बात तो ये कि मुझे तो नहीं लग रहा अभी कि फौरी इलेक्शन होंगे। मेरी राय में अभी इलेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहे काजी साहब। दूसरी बात ये है कि जब भी इलेक्शन होंगे उस वक्त टिकटों का फैसला मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज ये चारों मिल के करेंगे, चाहे बोर्ड में जो मर्जी हो। लेकिन आप मेरी ये बात लिख के रख लें कि टिकटों का फैसला ये चारों लोग मिल के करें। तो क्या आपको इस दफ़ा भी लगता है कि एक एक सीट पे मुस्लिम लीग नून को 5-5, 10-10 कैंडिडेट्स मिलेंगे? देखिए, कैंडिडेट्स तो उनके पास होंगे, लेकिन देखना ये है कि क्या ऐसे कैंडिडेट हों जो कि इलेक्शन विन कर सकें।
देखिए कोई भी अगर आप बात करें किसी भी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की बात कर लें, तहरीक लब्बैक की बात कर लें, MQM हकीकी की बात कर लें, तो 4-4 5-5 लोग तो उन्हें भी अप्लाई करते हैं कि हमें टिकट दे दें। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं होता कि हर कैंडिडेट इलेक्शन जीतेगा। देखना तो ये है कि क्या उनके पास विनिंग हॉर्स हैं या नहीं। अच्छा, परवेज़ खटक साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब भी आपकी खबरों के मुताबिक कोई अहम ऐलान करने वाले हैं? देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं और परवेज़ खटक साहब, उनके बारे में, दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि वो सियासी तौर पे ना सिर्फ ये कि काफ़ी समझदार हैं, बल्कि उनके राब्ते भी मुख्तलिफ लोगों से काफ़ी अच्छे हैं। इस सारे मामले में आप देखें, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ खटक साहब के आपको कहीं पे भी उस तरह से वो नज़र भी नहीं आए, उनकी ना ही आपके सामने कोई इस तरह के बयानबाजी उन्होंने की है, तो बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद मुस्तकबिल में वो दोनों को ऐसा लाहेअमल करें कि फवाद चौधरी साहब और उनकी टीम जो काम कर रही है उसकी क़यादत शायद ये दोनों ही करते आपको नज़र आए। अच्छा, ये आपका अंदाज़ा है या ये खबर है? नहीं, ये खबर है, और PTI जो खुद लोग, अपने लोग हैं जो उनके, वो उनका ये मानना है। अच्छा, ये आप समझते हैं कि अच्छा ये यानी ये इस एक प्लान पे या प्लान बी पे काम हो रहा है आपके ख्याल में? देखिए, जो लोग पार्टी को छोड़ चुके हैं वो खुद इस प्लान पे अमल कर रहे हैं। उनका अपना ये प्लान है कि बजाय इसके कि सारे तितर बितर हो जाएं, कोई कहीं जाए कोई कहीं जाए, और फिर उस पार्टी से भी क्या गारंटी है काजी साहब कि मैं अगर आपके पास आता हूँ तो आप मुझे टिकट देंगे? तो उससे बेहतर वो ये समझते हैं कि ये बजाय इधर उधर होने के सब इकट्ठे हो जाएं और अपना एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाएं। ये समझते हैं कि इससे में इनके लिए कामयाबी के शायद ज़्यादा चांसेस हैं। नहीं, लेकिन आपको ये लगता है कि वैसे तो ये एक क्लीशे बन गया है कि पाकिस्तान एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, हम पहले दिन से ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, दुनिया भी नाजुक दौर से ही गुजर रही है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो लीडरशिप इमर्ज कर रही है या सामने आ रही है, ये इसके पास एक ऐसा विजन होगा कि इस मंझधार में से इस मुल्क को निकाल के ले जाएं? ये जो मैशत और इवन सियासत जो है वो इतनी हमारी ज़बू हाल है। कायद साहब देखिए, सीधी सी बात है, हालात जब बहुत ख़राब हो जाते हैं ना, अंधेरे के बाद ही रोशनी होती है। अब नाजुक दौर जितने थे ना वो गुजर गए, इससे ज़्यादा नाजुक हो नहीं सकते। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। या तो फिर मुल्क तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या फिर वो ठीक हो जाते हैं। इतने नाजुक दौर के बाद अब बेहतरी आएगी, और मैं इसलिए बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कोई भी क़यादत संभाले, कोई ना कोई अल्लाह ऐसा मामला कर देगा अल्लाह ताला की ज़ात के, जिससे मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। चलें, आपके मुंह में घी शक्कर, अल्लाह ताला ऐसे ही करे, क्योंकि इस मुल्क के लोग किसी अच्छी खबर के लिए एक अरसे से हुए हैं। तो एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो ये जो लोन का मामला है, इसमें पहली दफ़ा मुझे एक बात लगी है कि आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ IMF या ये जो है क्या कहते हैं, वाशिंगटन कंसेंसस से बाहर निकलने की छोटी छोटी आवाज़ें, यानी कुछ नई आवाज़ें आ रही थी, बड़े बड़े लोग शामिल थे उनमें। तो क्या एक हमारा खसारा भी 7,000 अरब का आ रहा है, उससे हमने कैसे निमटना है, और IMF से क्या मामला करें? PM साहब ने गालबन कोई कॉल भी की है। बहरहाल एक ब्रेक के बाद इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें मारूफ दानिश्वर और मैशदान डॉक्टर तैमूर रहमान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, तदरीस से मुंसलिक हैं, लम्स जैसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तैमूर रहमान साहब, हमें आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, मैं आपकी चीज़ें देखता रहता हूँ, लेक्चर्स वगैरह देखता रहता हूँ। मैं ख़ास तौर पर ये जो एक निज़ाम है, ये जो जिसे हम ये वाशिंगटन कंसेंसस है, जिसके तहत हम गैर मरई बेड़ियाँ जो हैं, ये जो कर्ज़े की सूरत में है, बस मैं इतना अर्ज़ कर दूं, मैं देख रहा था कि जो ब्राज़ील है उसने जो कर्ज़ा लिया उससे कहीं ज़्यादा वापस कर दिया, कहीं ज़्यादा वापस करना है, और इसके ख़िलाफ़ मूवमेंट्स भी चल रही हैं। फ्रांस में ख़ास तौर पर डॉक्टर माइकल हसन वगैरह जो हैं, वो कहते हैं कि ये पब्लिक डेट जो है ये तो रूलिंग क्लासेस खा जाती हैं, पब्लिक पर तो हम पैसे खर्च ही नहीं करते। डू यू थिंक कि हम इस निज़ाम में इतना टैक्स ब्रॉड कर सकते हैं कि हमें ये इनसे पैसे ना मांगने पड़े और इन गैर मरई बेड़ियों से वतन अजीज़ निजात पा सके? जनाब डॉक्टर तैमूर रहमान साहब। शायद राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है जी, इतनी देर में हम गुफ्तगू करते हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये भाई डॉक्टर साहब से बात होगी तो मैं कहूँगा। 2 मूवमेंट्स चली,
एक मूवमेंट चली जो ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, फ्रांस में और लैटिन अमेरिका में। जो इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट थे उन्होंने एक एहतजाज किया कि यार ये जो तुम इकनॉमिक थ्योरी हमें पढ़ाते हो और जो उसका नतीजा तुम हमें बताते हो, उस थ्योरी को प्रैक्टिस करके जो नतीजा निकलता है उसके बरक्स निकलता है। इसमें मैंने स्टोरी की थी, एक और चैनल में था। तो ये, और दूसरी बात बड़ी अजीब व गरीब है कि ये जो लोन है, ये वाशिंगटन कंसेंसस जिसे हम कहते हैं, ये तीन के वर्ल्ड बैंक, IMF और जो वजारत ख़जाना है अमेरिका की, उसके माबैन एक मुआहिदा है। तो बच्चा जी, डॉक्टर साहब थैंक यू। मेरी आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब आपको? हाँ जी, कट के आ रही है, थोड़ी टूट के आ रही है यार। ये जरा डॉक्टर साहब को हमने सुनना चाहते हैं, जरा ये आवाज़ का मामला ठीक है। डॉक्टर साहब की आवाज़ ठीक आ रही है? आपकी आवाज़ हमें ठीक आ रही है। मैं सवाल दोहराई देता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत सा काम मैंने देखा है, ख़ास तौर पर ये जो इस्तेमारी कर्जे जिसे हम कहते हैं, और ये जो वाशिंगटन कंसेंसस के बाद ये जो गैर मरई बेड़ियां हैं, और हम जो कर्जा ले चुके हैं उसे कई ज़्यादा वापस कर चुके हैं, कई ज़्यादा वापस करना है। मैं ब्राज़ील की तरफ इशारा कर रहा हूँ और दूसरे मुल्कों की तरफ। डू यू थिंक कि हम इस सिस्टम में इतनी ब्रॉड कर सकते हैं टैक्स बेस कि हमें ये पैसे ना लेने पड़ें, और ये जो गैर मरई किस्म की बेड़ियां में ये कौम है, हम इससे निकल सकें? क्योंकि अब ऐसी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं हुकूमती सतह पर भी, और जो दानिशवर आप जैसे वो भी बात करें। डॉक्टर साहब जी, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि वाशिंगटन कंसेंसस के तहत जो निज़ाम कायम हुआ है उसमें हम जैसे मुल्क जो कि तीसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको हमेशा, अंग्रेज़ी में कहावत है, वी हैव टू कीप स्विमिंग अपवर्ड्स, यानी हमें तेज़ और तेज़ तैरना पड़ता है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को किसी न किसी हवाले से बढ़ाएं। इंपोर्ट्स हमेशा एक्सपोर्ट से बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जिसके नतीजे में मुल्क में खसारा पैदा होता है। जब खसारा पैदा होता है तो फिर उसके बाद हम कर्जा लेने पर मजबूर होते हैं। अब ये खसारा कंट्रोल किया जा सकता है, बशर्त है कि हम बैनुल-अक़वामी तजारत पे कुछ कदगने लगाएं, बैनुल-अक़वामी तजारत को किसी हवाले से कंट्रोल करें। ख़ास तौर पे इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंपोर्ट्स को ना कंट्रोल करने के पीछे वजह ये है कि जब से हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने हैं और जो हम IMF से कर्जा लेते हैं, उनमें बुनियादी शराइत ही ये होती हैं कि हमने बैनुल-अक़वामी तजारत के एतबार से एक ओपन मार्केट इकॉनमी, एक फ्री मार्केट इकॉनमी कायम करनी है। और जब ये ओपन मार्केट इकॉनमी और फ्री मार्केट इकॉनमी कायम होती है तो उसका लामोहल्ला नतीजा यही होता है कि हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स उस सतह पर बढ़ नहीं सकते, और फिर हम दोबारा कर्जे लेने पर मजबूर होते हैं। और कर्जे की शराइत यही होती है कि आप अपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को बिल्कुल फ्री कर दें। ये सारा निज़ाम जो है वो बैनुल-अक़वामी सरमाए के लिए तो बहुत ही मुफीद है, मगर वो हम जैसे मुल्कों के लिए मुफीद नहीं। फ्रेडरिक लिस्ट और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपने ये तो आपने बता दिया सारा मामला, क्या हमें ऐसे इकदाम भी नहीं करने चाहिए कि जिससे हम इस जंगल से निकल सकें? मिसाल के तौर पे अगर हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात करें, तो क्या आप नहीं ये समझते कि इस तरह के मंसूबे हमें इन मुसीबतों से निजात दिला सकते हैं? ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के तो मैं 100% हक में हूँ। उसकी वजह ये है कि हमने मुआहिदा किया 2024 के अंदर, 6 महीने बाद अगर वो मुआहिदा मुकम्मल ना हुआ तो हमें $18 बिलियन की पेनल्टी ईरान को देनी है, और वो तो बिल्कुल हम किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अलग मसला है कि ईरान इस पेनल्टी को इन्फोर्स कर सकता है या नहीं कर सकता, मगर फ़वाइद तो देखें। फ़वाइद ये हैं ऑब्वियसली कि गैस तकरीबन, और तेल और जो फॉसिल फ्यूल्स की इंपोर्ट्स हैं वो 1/4 हमारी इंपोर्ट्स का बिल हैं, यानी कि वो सबसे अहम हिस्सा है बिल का, सबसे लार्जेस्ट हिस्सा है हमारे इंपोर्ट बिल का। और जब गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतें महंगी होती हैं तो उसी के नतीजे में पूरे पाकिस्तान के अंदर महंगाई फैलती है, और जब पूरे पाकिस्तान के अंदर महंगाई फैलती है तो स्टैगफ्लेशन हो जाती है। तो अगर हम इस मामले को कंट्रोल कर लें और गैस और पेट्रोल डीजल हमें सस्ता मिलना शुरू हो जाए, जो कि ईरान से हमें मिल सकता है, तो ये सारे का सारा मामला भी। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं, कुछ अर्सा पहले हमने शो किया था और कुछ यहाँ के जो इन्वेस्टर थे उन्होंने हुकूमत को कुछ साल 1.5 साल पहले एक तजवीज़ दी थी कि ये जो दुबई से अरबों डॉलर की गाड़ियाँ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्यों ना कराची में
ये हो। मगर अब सुना है कि वो मेरे साथ मौजूद है मियाँ शुएब अहमद जो सदर कार डीलर एसोसिएशन के। क्या ये खबर ठीक है शुएब साहब कि ये अब कराची से ये गाड़ियाँ रीफर्बिश होंगी या इनको बना के एक्सपोर्ट किया जाएगा, जो आपके मुताबिक आपने कहा था 15-16 बिलियन डॉलर हम कमा सकते हैं? तो कैन वी लुक फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट के पॉजिटिवली? कब तक ये मटीरियलाइज होगा जनाब शुएब अहमद साहब? जी शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। जी बिल्कुल, आप से जो बात हुई थी बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और ये मैं आपको इतला दे रहा हूँ कि ये नेशनल असम्बली से भी जो है बिल पास हो गया है, ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी का, और सेनेट से भी पास हो गया जी। उसमें उन्होंने जो है ना चेंजेस किए हैं लॉ में, जो हम उनसे पहले दिन से ये कहते थे गवर्नमेंट को कि आप ये चेंजेस लाएं ताकि जो है ना इन्वेस्टर जो है ना इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ सके, आप वो बैरियर्स हटाएं। अब एक दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है और जैसे यूएई में इतना ज़्यादा बिजनेस जो है ना वो हो रहा है, वो जो कि पाकिस्तानियों का बिजनेस था और वो यहाँ से शिफ्ट हुआ, तो आप उसको वापस ला सकते हैं अगर आप ये रूल्स अपने चेंज करेंगे। वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट ने जो है ना, मैं उनको जितने भी दाद दूँ, ये काम बहुत कम अरसे में इन्होंने वो काम किया है जो पिछली गवर्नमेंट जो है ना 2 साल में नहीं कर सकी थी। हम पिछले 4-5 साल से इसके ऊपर जी वर्किंग कर रहे थे, तो ये हो गया है। अब हम जो है ना अगले स्टेज पे बढ़ गए, रूल जो है ना वो पास। इसमें शुएब साहब मुझे आगे भी ये बताइए कि इसमें कितना वक्त लगेगा, ये इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितना वक्त लगेगा और इसमें पोटेंशियल कितना है जो हम फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं? जी जैसे मैंने पहले ही बर्स की थी, इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हम लोग लेकर आएंगे जो कि इस पर एज ए डेवलप करेंगे प्रोजेक्ट को। ये हम लोग कराची में करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तकरीबन इसमें कोई 40-50,000 जॉब्स भी क्रिएट होनी है और तकरीबन इसमें जी इनिशियल जो है तकरीबन 300-350 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जी हम ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं और इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो तकरीबन हमें कोई साल से 1.5 साल लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। और जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा इस दौरान में जो है ना बहुत से हमें दुबई से और जापान से मुख्तलिफ दुनिया के जो मुल्कों से जो पाकिस्तान के थ्रू रूट करेंगे सारी दुनिया को मार्केट में गाड़ियाँ, ऑटो पार्ट्स और वर्कशॉप भी वहाँ बनेगी या रिफर्बिशिंग। तकरीबन जी पहले साल में हम एक्सपेक्ट करते हैं 3 से 4 अरब डॉलर का बिजनेस हम जो कि दूसरे मुल्क में हो रहा है वो यहाँ पे हम शिफ्ट करा चुके होंगे। और जब जैसे प्रोजेक्ट जो है अपनी एक पूरी स्ट्रेंथ पे आ जाएगा, आई थिंक विद इन 4-5 ईयर्स में 15 अरब डॉलर का बिजनेस जो है ना इंशाल्लाह ताला यहाँ पे मूव हो चुका। अच्छा 15 अरब। अच्छा डॉक्टर तैमूर ये फरमाइए कि ये जो रेड टेपिज्म है या इस पे 2 राय हैं डॉक्टर तैमूर कि एक तो मार्केट इकॉनमी में वो कहते हैं, हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि यार ये 1 विंडो ऑपरेशन करें, ये जो रियासत ब्यूरोक्रेसी ऐसे प्रोजेक्ट में जाती तौर पर जानता हूँ 2.5-3 साल से शुएब भाई इसके पीछे लगे हुए थे। तो क्या ये जो मार्केट इकॉनमी को हम मार्केट फंडामेंटलिज्म भी आप कहते हैं, तो क्या इसके कोई गुड यूजेस भी हैं जिस तरह ये हमें बता रहे हैं डॉक्टर तैमूर? देखिए ना जी, हुकूमत का काम ये होना चाहिए कि वो फैसिलिटेट करे इस किस्म के प्रोजेक्ट्स को। जिस तरह चाइना के अंदर बहुत सारी ऑटो असेंबली शुरू हुई तो आप देखेंगे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बड़ी स्पीड से सारा जो ऑटो इंडस्ट्री उसको फैसिलिटेट किया। इनफैक्ट पूरी BMW की फैक्ट्रियाँ उठा के जो है वो चाइना लेकर आए। इसी तरह जर्मन मॉडल आप देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो उसमें हमें ये नज़र आता है कि हुकूमत ने बैंक्स ने मिलकर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट किया। और चाइना और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वियतनाम का एग्जांपल आपको यहाँ पे मिलता है। तो इवन जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं यूरोप की, उसके अंदर आप देखें कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों बहुत बड़े पैमाने पर जो है अपने अपने काम कर रहे होते हैं और एक सिनर्जी पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो जो प्योर प्राइवेट मार्केट इकोनॉमी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, वो मॉडल तो कहीं पे भी अब इस्तेमाल नहीं होता। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर आप देखेंगे 40% उनकी GDP गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत छोटी है, हम तो 17% है हमारी गवर्नमेंट GDP की। तो गवर्नमेंट का काम यही है कि वो फैसिलिटेट करें इन चीज़ों को। रेड टेपिज्म के तो मैं टोटली खिलाफ हूँ, मगर इस बात को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है अगर ये रोल कर ले वो प्राइवेट इकोनॉमी को भी तेजी से आगे बढ़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि आपने कहा गवर्नमेंट ये करे और पहले आपने जो बात की कि मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करने का बुनियादी नुस्खा ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए और इंपोर्ट कम की जाए। अब मेरा बुनियादी सवाल ये है कि IPPs के होते हुए और बिजली के 60-70 रुपए का एक यूनिट होते हुए कैसे होगा? जब ईरान में देखें बिजली का क्या रेट है, आपके साथ इंडिया में देखें क्या रेट है, तो आप कैसे मार्केट का मुकाबला करेंगे और एक्सपोर्टर किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकेंगे? इंडस्ट्री कैसे चलेगी? जी बिल्कुल, मैं तो IPPs के आपको पता है बहुत मैंने उन पर सख्त तनकीद की है। सेनेट रिपोर्ट भी आपके सामने ही है
कि उन्होंने कई हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को डॉज किया है और उन्हीं की वजह से बिजली महंगी है। अगर हमें गैस और बिजली जो है वो सस्ती मिलती है, डीजल वगैरह सस्ता मिलता है, तो हम उससे बिजली का रेट भी IPP से भी बात करके बिजली का रेट भी कम कर सकते हैं। मगर जनरली हमें IPPs वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको रीनेगोशिएट करने की सख्त ज़रूरत है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ख़त्म हो हम उनको रीनेगोशिएट करें, क्योंकि हमने प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर करके बहुत बड़ा नुकसान किया अपना। लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहने चाहिए, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये की सेक्टर्स हैं। इवन मैं कहूँगा कि फाइनेंस वगैरह जो है वो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है कि वो फैसिलिटेट कर सके। कुछ सेक्टर हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर बेहतर कर सकता है, वो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ाए। तो पावर बहरहाल जो एक ऐसा सेक्टर है जो कि इसमें मैंने आपकी बहुत सी चीजें देखी हैं और मैं आपके लेक्चर भी सुनता रहा हूं। शुएब साहब, ये आपसे रिलेटेड है, आपको बड़ी महंगी बिजली लेनी पड़ेगी और बिजली और ये इनपुट्स तो आपको भी चाहिए होंगे, तो क्या गवर्नमेंट आपको कोई फैसिलिटेट भी कर रही है, कोई आपको सब्सिडी वगैरह भी दे रही है? और दूसरा ये कि हुजूर अब तो साइकिल नहीं खरीदी जाती तो गाड़ी कैसे खरीदेंगे हम? जितनी कीमतें चढ़ी हैं, ये क्यों ऊपर कीमतें चली गई? और क्या आप जो गाड़ियां लाएंगे वो हमारी मुल्क की मार्केट में भी मार्केट होंगी या वो बाहर जाएंगी? जनाब शुएब साहब। जी सर, हम लोग तो जो है ना इसका रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं। हम तो हमारा जो प्रोजेक्ट है सारा उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो इसमें रूल्स बनाए हैं उसमें 30% उन्होंने इसके ऊपर आपको मैंडेटरी कर दिया कि आपको 30% जो है रिन्यूएबल एनर्जी इसमें लाजमन आपको चाहिए होगी। अच्छा, हम लोग जो कर रहे हैं जी, हम तो 100% जो है रिन्यूएबल जा रहे हैं। हम लोग टोटल इसको सोलर पे जो है ना लेकर जाएंगे और जितने हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी बेस जो है ना वो है ही सारी इस तरह की कि जिसमें हम लोग इसको टोटल 100% रखेंगे। एक तो मैं आपको ये अर्ज कर दूँ, और दूसरा जहाँ तक आपने गाड़ियों की जी वो लोकल मार्केट का है, एक्चुअली इसमें हमारे साथ जो है चूँकि पहले दिन से जो है ना इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था इसमें कार असेंबलर्स का भी, और हमें गवर्नमेंट ने पाबंद किया था कि जी आप जो है ना वो इसको एक्सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज जो लोकल कार असेंबलर्स हैं उनके बिजनेस सारे इफेक्ट हो जाएंगे। तो उसमें जो है ना वो गवर्नमेंट जो है ना बड़ी वो एक टाइट रॉ पे चली थी और हमने उनके साथ इतफाक़ किया। तो इसमें जो है ना वो हमें उन्होंने इसको लोकल तो नहीं हमें वो देंगे इसमें कि आप ये कोई आपके पास ऐसा रास्ता हो जिससे आप लोकल सेल कर सकें और ये गाड़ी यहाँ से एक्सपोर्ट होंगी। जो आपकी लोकल मतलब हम अच्छी गाड़ियां नहीं चला सकेंगे, हम ये जो सब स्टैंडर्ड गाड़ियां असेंबल हो रही हैं यहाँ पे, ये जो सब स्टैंडर्ड गाड़ियां हैं जी उसमें प्रपोजल जी हमने कुछ प्रपोजल दिए हैं। उसके ऊपर हमने ये कहा जी कि देखें बाइक पावर जो है ना वो आपकी जो हमारी पब्लिक है उसकी बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है और ये इकॉनमी के और डॉलर के वजह का जो रेट है उसकी वजह से हम लोग नेगेटिव हमारी ग्रोथ है। हमें जो है ना जो आपको ये वापस बैक टू स्कूल जाना पड़ेगा, आपको कम से कम 10 साल पुरानी जो है ना वो गाड़ी की जो है ना वो आपको इंपोर्ट की इजाज़त देनी चाहिए और वो स्पेशली छोटी गाड़ी। अच्छा शुएब भाई, क्योंकि वक्त कम है, मैं थोड़ा सा एक और सवाल लेके जाना चाहता हूँ। आपकी बात आ गई, ये डॉक्टर साहब ये जो कार्टेलाइजेशन है, मिसाल के तौर पर ये मिसाल आप देखें कि हमारा जो यहाँ का एंड कंज्यूमर है वो महरूम रहेगा। वो इसलिए क्योंकि हमने ये जो नालायक लोग सिर्फ पुर्जे इकट्ठे करते हैं, गाड़ी आज तक काम किया किसी ने नहीं बनाई, तो कांट इनको एक जिस वक्त तक कंपटीशन लेके नहीं आते तो इनकी गाड़ियां भी वही होंगी उसी किस्म की टीन की। तो आप क्या समझते हैं, कार्टेलाइजेशन टूट सकती है, तोड़ी जा सकती है? डॉक्टर तैमूर रहमान जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि कार्टेलाइजेशन नुकसानदेह रहती है क्योंकि ज़ाहिर बात है उससे जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ जाती है। मगर मेरा ख्याल है जो शुएब साहब बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है और वो यही है कि वो ये नहीं चाहते कि जो लोकल असेंबलर्स हैं वो आउट ऑफ बिजनेस चले जाएं। खैर अभी तो उनका डेवलपिंग प्रोजेक्ट आके देखते हैं, मैंने तो उसको डिटेल से उन्हीं के ज़बान से सुन रहा हूं तो मैंने उसको डिटेल से स्टडी नहीं किया। लेकिन डॉक्टर साहब एक मगर जनरल रूल यही है कि कार्टेलाइजेशन बुरी चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन एक जो मामला मैं शुएब साहब से इस पर ज़रूर चाहूँगा, फिर आपसे भी राय लेते हैं। शुएब साहब ये बताएं कि ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन माजी में जिस तरह से हुआ कि यहाँ पे गाड़ी बनाने के लिए किसी ने लाइसेंस लिया और फिर प्लांट भी नहीं लगाया उस तरह से, और उसके बाद 100 गाड़ियों की इंपोर्ट की थी तो पता नहीं कितने हज़ार गाड़ी मंगवा ली। तो इस तरह के जो स्कैंडल हैं इस पे आप क्या समझते हैं, किस तरह काबू पाएंगे? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पर हमने बहुत पहले भी आवाज़ उठाती रही है और जो ये फेवरेट्स थे पिछली गवर्नमेंट के, उन्होंने इसमें बहुत फ़ायदा उठाया है।
हमने बारहा जो है ना वो रज़ाक दाऊद का जिक्र किया, जिसकी अपने इंटरेस्ट है, वो फ्रंट मैन था अपना इन कार चैम्बर्स का, उसने मुल्क की इकॉनमी को बहुत फ़ायदा उठाया है। हमने ये प्राइम मिनिस्टर और इस वक्त जो गवर्नमेंट थी उनके नॉलेज में लाए थे कि आप जो इनको अभी ये लेकर आ रही हैं, इन पहले जो वेंडर्स हैं, जो पहले असेंबलर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे लोकलाइजेशन नहीं की, $2 अरब के वो अपना पार्ट्स मंगा रहे थे। अभी आप जिनको और लेकर आ रहे हैं तो ये $4 अरब के हो जाएंगे। देख लीजिए अब उनकी फैक्ट्रियाँ भी बंद हो रही हैं और उनके जो है ना वो पार्ट्स भी नहीं मंगा पा रहे, और ना तो वो पहले वो लोगों ने असेंबली की तो लोकलाइजेशन की तो इन्होंने कहाँ से करनी थी। तो ये बिल्कुल गलत पॉलिसी थी जिसका खमियाजा अब आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है और हमें आगे और भुगतना पड़ेगा। और ये कार असेंबलर भी अब फंसे हुए हैं कि हम किधर जाएं, और इसमें जो है ना पब्लिक के पास एक मुझे क्योंकि वक्त कम है, एक थोड़ा वक्त कम। डॉक्टर साहब अब ये देखें ना कि कौन सी गाड़ियां जो इंडिया नहीं बनाता, यहाँ पे इतने अरसे से हैं, हमने कोई मुआहदा नहीं किया कि यार टेक्नोलॉजी लेके आओ, जिस तरह की ये शुएब साहब बात कर रहे हैं, तो ये वहां पे आप कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी गाड़ी जो है वो इंडिया बना रहा है, वाई हम क्यों नहीं कर रहे डॉक्टर साहब? जी मेरा ख्याल है इंडिया ने तो बहुत पहले कार की बनाने की टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल की, जबकि हम इंपोर्ट कर रहे थे, वो अपनी छोटी एम्बेसडर मारुति वगैरह बना रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक स्किल्ड लेबर फोर्स बना ली है जो कि अब मुख्तलिफ कार्स न सिर्फ असेंबल कर सके मगर बना भी सके। IT में भी यही मामला है। आप देखें कि उन्होंने एजुकेशन में बहुत इन्वेस्ट किया और जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर कायम हो चुका, जिससे अब वो फायदा उठा पा रहे हैं। और हमने इजी क्विक फिक्स सोल्यूशन तलाश किया ना, हमने यही कहा कि जी बाहर से मंगा लेंगे और बाहर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लेंगे। उस वक्त तो हम बड़े खुश होते थे कि हमारे पास बड़ी अच्छी गाड़ियां, उनके पास बिल्कुल बेकार गाड़ियां हैं। तो अब हमें जो है वो यही चाहिए कि हमें यहाँ पे लोकलाइज टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की जरूरत है, स्किल को डेवलप करने की जरूरत है। शुएब को आप बात ऐड करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब की बात में? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा जनाब, ये 30 साल से ज़्यादा जो है ना अभी भी अगर सीख रहे हैं तो फिर ये तो फिर बड़ी इनको आपने ओवर प्रोटेक्शन दी हुई है। मोर देन 30 ईयर से ये सीख ही रहे हैं अभी। ये अच्छा, इन्होंने ना तो अपना कोई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, आउटडेटेड वो जो पूरी दुनिया से ख़त्म हो गई है। अच्छा शुएब साहब ये बता दें कि ओन जो है लोगों ने अरबों रुपए इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग से कमाए। हाँ जी, ये बताएंगे ज़रा कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जी इसका बहुत आसान हल है और हम बारहा दे चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक दे देगा क्योंकि कार असेंबलर्स की लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि जी वो ना तो मिनिस्ट्री इंडस्ट्री में चलने देते हैं, ना ही वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को इसको जुगून रेख दी है। ये इसका बहुत आसान से हल है जी। इसके जो है ना सीधा सीधा अगर आप इनको जो ये पाबंद कर दें कि जो भी गाड़ी कोई बुक करेगा उसके नाम पे गाड़ी वहीं पे शोरूम से रजिस्टर्ड होगी और उसका डाटा ये मांगा जाए कि आया उसकी वो एलिजिबल है जिसने गाड़ी बुक की है, कि वो उसके पास उसके मीन्स हैं उसके, या उसकी ट्रेल ऑफ मनी है कि जो वो गाड़ी बुक कर रहा है। तो आप यकीन कीजिए ये 99% काम बंद हो जाएगा उनका। अच्छा लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, डॉक्टर तैमूर रहमान, लास्ट क्वेश्चन, डू यू सी गुड टाइम्स कमिंग? अब IMF के खिलाफ भी आवाजें उठ रही हैं, इंटरनल और लोकल हल तलाश करने की कोशिश हो रही है। डू यू सी गुड टाइम्स कमिंग अहेड? नहीं जी, अभी तो एक साल हमें और काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आप देख लें कि IMF की रिपोर्ट और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 6% से आगे नहीं, 0.5% से आगे नहीं जाएगा और इन्फ्लेशन भी बहुत तेज़ होगी, बहुत हाई इन्फ्लेशन होगी, 20-25% तक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है। और आलमी एतबार से भी अभी वर्ल्ड मार्केट जो है ना वो उसमें इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही या ग्रोथ नहीं हो रही, तो अभी एक साल तो काफ़ी मसाइल रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहमान, जनाब मियाँ शुएब अहमद साहब, आपने हमें वक्त दिया। एक हमने एनालिसिस मैशियत का किया है और हमें मेरे ख्याल में टाइम भी हमारा ख़त्म हो गया, तो ये हमने कोशिश की है कि शायद एक निगाह हुकूमत की भी पड़ जाए। तो इजाज़त दें, कल फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।